हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। सो बेसिकली फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन जो ये वर्ड है वो फेवरे नाम के लैटिन वर्ब से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू बॉयल, यानी कि बॉइलिंग जैसी चीज़ें, यानी कि कोई चीज़ अगर बॉयल हो रही है विच मीन्स वहाँ पे सरफेस में बबलिंग होगी, है ना। तो उन बबलिंग्स को देखते हुए ही इस वर्ड को हमने कहा है फर्मेंटेशन। ठीक है। जब शुरुआती दौर में जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता था तो उसके जनरेशन के टाइम पे, उसके प्रोडक्शन के टाइम पे वहाँ पे CO2 के गैस बबल्स अपीयर होते थे सरफेस पे, जो कि ऐसे लगते थे कि जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट फर्मेंटेशन। ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, विच मीन्स वी कैन से दैट fermentation process is anaerobic, but now this definition is no more because in the industrial type of fermentation, यानी कि अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें और वहाँ पे अगर हम लोग फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बेसिस पे, तो वहाँ पे जो लार्ज स्केल में जो कल्टीवेशन होता है वो एरोबिक होता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्मेंटर्स। चलिए जानते हैं कि बायो रिएक्टर्स और फर्मेंटर्स होते क्या हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में या फिर बायो प्रोसेसिंग के प्रोसेस टेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटर होता है या फिर बायो रिएक्टर होता है, ये उस प्रोसेस का हार्ट होता है, उस प्रोसेस का दिल होता है, हृदय होता है। ठीक है। तो बेसिकली जो ये बायो रिएक्टर होता है या फिर फर्मेंटर होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को, यानी कि उन सेल्स को कल्टिवेट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है टू फॉर्म द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। वो उनको मोटिवेट करता है कि वो उनको एक प्रोडक्ट जो है, लाइक अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो वो अल्कोहल को जो है बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, विच मीन्स वो उसको एक राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि उसकी ग्रोथ हो सके और साथ ही साथ वो अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी दिखा सकता है जो ऑर्गेनिज्म, वो उस जगह पे उसे दिखा सके। फर्मेंटर, हम यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स बोले हैं, बायो रिएक्टर एंड फर्मेंटर। ठीक है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड बोले हैं, बायो रिएक्टर एंड फर्मेंटर। तो फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेंटर जो होता है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। किसके, कौन से टाइप के सेल्स के लिए? प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए, जिसके अंडर आते हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंगाई। और वहीं पे अगर बायो रिएक्टर्स की बात करें तो वो यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि मैमेलियन सेल्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड्स मतलब कि जो इंसेक्ट को किल करे। ठीक है। ट्रेडिशनली जो, यानी कि पुराने दौर पे जो फर्मेंटर हुआ करते थे वो वुड के या फिर स्लेट के बनाए जाते थे और वो ओपन रहते थे। ठीक है। ओपन वेट से बनते थे। पर नाउ अभी के समय में जो स्टेनलेस स्टील है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बायो रिएक्टर्स के बनाने में। एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है ताकि क्योंकि स्टील अगर उसमें जंग लगता है तो वो जंग ना लगे उसमें, और वो कोई टॉक्सिक मेटल जो है ना, उसको सिक्रेट ना करे, लीक ना करे ग्रोथ मीडियम में। ठीक है। और ये जो बायो रिएक्टर होते हैं या फिर फर्मेंटर हम लोग कह सकते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 20 लीटर्स की होती है या फिर 250 मिलियन लीटर्स या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स। इसमें आपके 5 से 6 तरीके के बायो रिएक्टर्स हो सकते हैं या फिर फर्मेंटर हो सकते हैं। पहला जो है कंटिन्यूस स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर्स होते हैं। सेकंड बबल कॉलम बायो रिएक्टर्स। थर्ड इज़ एयर लिफ्ट बायो रिएक्टर। फोर्थ इज़ फ्लूइडाइज्ड बेड बायो रिएक्टर एंड फिफ्थ वन इज़ पैक्ड बेड बायो रिएक्टर्स एंड फोटो बायो रिएक्टर्स। ठीक है। इन सभी को हम लोग एक के बाद एक जो है देखते हुए चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कंटिन्यूस स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर से। कंटिन्यूस स्टीयर्ड बायो रिएक्टर जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें एक मोटर से चलने वाली सेंट्रल शाफ्ट रहती है। उस शाफ्ट में एक या एक से अधिक
एजिटेटर्स होते हैं। एजिटेटर्स क्या होते हैं? जो कि उसे मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो शाफ्ट है वो बायोरिएक्टर के नीचे से जो है बॉटम से फिट किया हुआ रहता है, और इसमें जो इम्पेलर्स या फिर एजिटेटर्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो डिपेंड करता है कि बायोरिएक्टर का साइज़ जो है वो कितना है। ठीक है, यानी कि उसके हाइट और डायमीटर का जो रेशियो रहेगा, जिसे हम लोग कहेंगे एस्पेक्ट रेशियो, उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जो एक बायोरिएक्टर रहता है उसमें 3 से 5 जो है एजिटेटर्स होते हैं। ठीक है, अब जो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं उसमें एजिटेटर्स के साथ ही साथ स्प्रैगर भी होता है। स्प्रैगर क्या होता है? स्प्रैगर एक डिवाइस होता है जो कि मीडियम को प्रेशर के अंडर रखता है, यानी कि एयर प्रोवाइड करता है उस कल्चर मीडियम में अंडर प्रेशर। ठीक है, और ये जो इम्पेलर्स रहते हैं यानी एजिटेटर्स, ये हेल्प करते हैं कि स्प्रैगर से जो एयर निकलती है ना, उसे वो यूनिफॉर्म बेसिस पे क्या करें, मिक्सअप करें मीडियम के साथ में। स्प्रैगर जो है वो कई तरीके से हो सकता है। वो रिंग टाइप में भी हो सकता है जिसमें कई सारे होल्स हों, या फिर वो एक ट्यूब के जैसा भी हो सकता है जिसमें एक सिंगल ओरिफाइस हो। मेन जो स्प्रैगर का काम है वो है एयर प्रोवाइड करना। ठीक है, मीडियम्स को, और उस एयर को पूरी तरीके से मिक्स करने का काम रहता है इम्पेलर्स का। ठीक है, सेकंड जो है वो एडवांटेज जो है एसटीआर का, यानी कि स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हमने अभी जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, देखे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने इसे ही चुना है। तो इसका जो एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स के ग्रो करने की जो कैपेसिटी है ना, और गैस भी अच्छे इफ़िशिएंट फॉर्म में वो प्रोवाइड करता है। मिक्सिंग करने में भी अच्छा है, सभी कंटेंट को फ्लेक्सिबल है ऑपरेटिंग कंडीशन में। ठीक है, इसके कारण इसकी जो एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड जो है ये कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, यहाँ से मोटर है, ये शाफ्ट है, और इसमें ये जो है एजिटेटर्स लगे हुए हैं, और एयर जो है यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। इसको हम लोग स्प्रैगर बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया आपको, और ये पूरा कल्चर मीडियम रहता है जिसमें ये पूरी तरीके से मिक्स होता है। ठीक है, सेकंड है आपका बबल कॉलम बायोरिएक्टर। बबल कॉलम बायोरिएक्टर में जो है एयर या फिर गैस को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बेस से, कॉलम के बेस से जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बायोरिएक्टर में, उसके कॉलम में, जो कि एक परफोरेटेड पाइप्स होते हैं या फिर प्लेट्स होते हैं या फिर मेटल माइक्रोपोरस स्प्रैगर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया स्प्रैगर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एक रिंग जैसा होगा जिसमें कई सारे होल्स होंगे, या फिर वो एक सिंपल सा एक और सिंगल ऑरिफाइस के साथ में एक मेटल का स्प्रैगर होगा। ठीक है, जो फ्लो रेट है ना एयर का, है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, वो एक परफॉर्मेंस फैक्टर साबित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल कॉलम बायोरिएक्टर में ये परफोरेटेड प्लेट्स के साथ में क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, और इसमें इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये परफोरेटेड प्लेट्स हैं ना, आपको दिख रही होंगी, यही है स्प्रैगर। यहाँ से जो है एयर को इंसर्ट किया जाता है, इनलेट होता है, और ये एयर की हेल्प से ही मिक्स होते रहता है। यहाँ पे एजिटेटर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे कहा गया है बबल कॉलम बायोरिएक्टर्स। ठीक है, थर्ड है एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर। एयर लिफ्ट जो बायोरिएक्टर है उसमें जो मीडियम का जो वेसल है ना, वेसल जो है उसे 2 इंटरकनेक्टेड जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसे 2 इंटरकनेक्टेड जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि अभी ये सी और डी को आप देख रहे हैं, ये एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर के एग्जांपल है। जो सी है वो इंटर लूप एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर का एग्जांपल है, और जो डी है वो एक्सटर्नल लूप एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर का एग्जांपल है। ये किस तरीके से हो सकते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें होता ये है कि इंटरनल लूप एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर में एक सिंगल कंटेनर होता है, और उसके अंदर में सेंट्रल ड्राफ्ट ट्यूब रहती है, जो कि क्या करती है, एक सर्कुलेशन चैनल्स बनाती हैं इंटीरियर लिक्विड्स की। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है।
है ना, यहाँ पे जो है चैनल्स बना दिए गए हैं। तो यहाँ से जैसे ही एयर इंसर्ट होती है, यहाँ से जैसे ही एयर इंसर्ट होती है, तो एयर जैसे इंसर्ट होती है तो ये इस तरीके से यहाँ से घूम के वापस इधर से आ जाती है। तो ये रोटेट होते रहती है इसी जगह में, और इस तरीके से ये मिक्स होती है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल लूप है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग एक्सटर्नल लूप की बात करें तो एक्सटर्नल लूप एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर में एयर यहाँ से इंसर्ट होता है और ये इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है, इस तरीके से घूमता रहता है और ये कल्चर मीडियम इस तरीके से मिक्स होता है। तो ये जो एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर है ये बबल कॉलम बायोरिएक्टर से काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जो है शाफ्ट नहीं है और इसके कारण सिर्फ यहाँ पे एयर के बेसिस पे ही स्प्रैगर की मदद से ही यहाँ पे मिक्स किया जाता है। जबकि यहाँ पे एयर लूप बायोरिएक्टर में कई सारे शाफ्ट की वजह से ये जो मिक्स होने की जो कैपेसिटी है, जो इफ़िशियंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एरोबिक बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर तो मिक्स किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि ये जो एयर है वो सही ढंग से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर होते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैक्सिमम टाइम पे मेथनॉल प्रोडक्शन में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन में, ठीक है, कुछ इन सभी जगहों पर जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर। फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर जो रहता है ये बबल कॉलम बायोरिएक्टर से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो टॉप पोजीशन रहती है वो थोड़ी सी एक्सपेंड कर दी जाती है, ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी कर दी जाती है ताकि जो वेलोसिटी रहती है फ्लूइड की वो कम की जा सके, ठीक है। तो इसमें इस डिज़ाइन में जो रहता है बायोरिएक्टर्स के जो टॉप जो रहता है वो एक्सपेंडेड रहता है और नैरो रिएक्शन कॉलम होता है, ठीक है। इसमें ये जो डायग्राम है ये फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर का डायग्राम है। इसमें जो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं आपका प्रोडक्ट को बनाने में, वो फ्लूइडाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये मार्बल्स जैसे रहते हैं और ये बायोकैटलिस्ट से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फीड है ना, वो पंप के थ्रू यहाँ से इनलेट होता है और बायोकैटलिस्ट के साथ में एक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। और यहाँ से वो जो लिक्विड है वो आउट हो जाता है। सेकंड जो होता है वो है आपका पैक्ड बेड बायोरिएक्टर। पैक्ड बेड बायोरिएक्टर में होता ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये बनाए जाते हैं बायोकैटलिस्ट से, ठीक है। ये बायोकैटलिस्ट से बने हुए रहते हैं और ये पैक्ड किए हुए रहते हैं अच्छे से, है ना। इसको एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये परफोरेटेड है, ये जो बेड है वो काफ़ी परफोरेटेड फॉर्म में है। तो इसमें होता ये है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है या फिर हम लोग उसको मीडियम कह सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बेड में, पैक्ड बेड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यहाँ से न्यूट्रिएंट ब्रोथ को ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है एंटर करवाया जाता है और ये इससे रिएक्ट करते हुए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करते हुए प्रोडक्ट में फॉर्म होते हुए नीचे में डाउन इस एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ से इसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को जो है अपवर्ड भी किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी इनलेट बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स अपना अच्छे से काम करते ही रहता है, इसके कारण इसमें डाउनवर्थ ही जो है ये प्रोसेस को किया जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज़ फोटो बायोरिएक्टर। ये जो फोटो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये स्पेशली बनाए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन एंड एस्थाजेंथिन, ठीक है। इन टाइप के जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये या तो सनलाइट में भी अगर हम लोग रखेंगे तो वहाँ पे भी इसे प्रोसेस किया जा सकता है, या फिर अगर हमें आर्टिफिशियल वे में अगर इल्यूमिनेशन के थ्रू जो है अगर हमको फर्मेंटेशन प्रोसेस करना है तो वहाँ पे भी इसे हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है आउटडोर फोटो बायोरिएक्टर्स जो हैं
इसलिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हम इसे सनलाइट में रख देते हैं और वहाँ पे ये प्रोसेस होते चलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है मेजरली बीटा कैरोटीन और एस्टाजेंथिन जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं A, B, C, D, ये जो हैं ये टाइप्स ऑफ फोटो बायोरिएक्टर्स के एग्जांपल्स है। लाइक जो A था यानी कंटिन्यूअस रबर ट्यूबुलर लूप था, मल्टीपल पैरेलल ट्यूब था, हेलिकल वाउंड ट्यूबुलर लूप था, फ्लैट पैनल कॉन्फ़िगरेशन में जो हैं ये कई टाइप के फोटो बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक रेंज में काम करते हैं, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। ठीक है, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो ड्यूरिंग द डे यानी कि डे लाइट में होता है, और जो प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन होना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनका प्रोडक्शन जो है वो नाइट में होता है, रात में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने कई सारे बायोरिएक्टर्स के एग्जांपल देखे, फर्मेंटर्स के एग्जांपल देखे। अभी जो है हम लोग एक कन्वेंशनल बायोरिएक्टर्स, ठीक है, उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एक टिपिकल जो बायोरिएक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के फर्मेंटर्स देखे या फिर बायोरिएक्टर्स देखे, लेकिन एक टिपिकल बायोरिएक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसे अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है, यहाँ पे मीडियम फीड नोज़ल है। ठीक है, जहाँ से हम लोग न्यूट्रिएंट जो हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रिमूवेबल टॉप है, इस टॉप को हम लोग निकाल भी सकते हैं। एक साइट ग्लास है, यानी कि नीचे अंदर इस फर्मेंटर के अंदर में क्या चल रहा है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। इनोक्यूलम कनेक्शन, यहाँ पे अगर हमको कोई सैंपल डालना है जिस प्रोडक्ट को हमको बनाना है उससे भी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इनोक्यूलम कनेक्शन से। यहाँ पे फोम ब्रेकर है। ठीक है, हो सकता है किसी प्रोडक्ट में फोम का जनरेशन होता हो तो वो फोम इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसके लिए फोम ब्रेकर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैकेटेड है, यानी अगर हमको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो प्रोडक्शन करना है तो उस केस में हम लोग जो है हॉट वाटर की सप्लाई देकर, ठीक है, इस जैकेट की सप्लाई यहाँ से रहती है। ठीक, तो इसके थ्रू हम लोग ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम लोग इसे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वेस्ट नोज़ल। हार्वेस्ट यानी कि जब ये प्रोडक्शन हो चुका है तो हम इसे हार्वेस्ट करना चाहें तो इस नोज़ल से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्प्रैगर भी अवेलेबल है। स्प्रैगर क्या करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है कि ये जो है एयर या फिर गैस जो है वो प्रोवाइड करता है। आइदर इन परफोरेटेड जो मेटल प्लेट रहेंगी तो वहाँ से करेगा, या फिर एक ऑरिफाइस होगा, सिंगल ऑरिफाइस होगा, वहाँ से ये एयर को एंटर करेगा इस फर्मेंटर में। साथ ही साथ सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजिटेटर्स। ठीक है, अच्छे से इसे मिक्स करना। ठीक, तो ये एक टिपिकल बायोरिएक्टर का या फिर कन्वेंशनल बायोरिएक्टर का जो है एक कॉमन फीचर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो बायोरिएक्टर में जो है क्या ऑपरेशंस होते हैं। सो नाउ लेट्स सी द ऑपरेशन ऑफ कन्वेंशनल बायोरिएक्टर। ठीक है, इसके अंडर जो है 5 से 6 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टेरिलाइजेशन, सेकंड वन इज़ इनोकुलेशन एंड सैम्पलिंग, थर्ड वन इज़ एरिएशन, फोर्थ वन इज़ कंट्रोल सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ क्लीनिंग। ओके, सो स्टेरिलाइजेशन के बारे में हम सभी को पता है दैट द रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। whatever the way, but we have to remove or kill the all microorganism। ठीक है, तो एसेप्टिक कंडीशन जो रहती है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बायोरिएक्टर और फर्मेंटर जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है और इसलिए वहाँ पे जो है कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए उस जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम एसेप्टिक कंडीशंस का भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग बायोरिएक्टर में किनको स्टेरिलाइज़ करते हैं, हम लोग स्टेरिलाइज़ करते हैं ग्रोथ मीडियम को, उन सारे एक्सेसरीज़ को जो रिलेटेड है बायोरिएक्टर से, और हवा को भी, एयर को भी, जो कि सप्लाई की जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान उस बायोरिएक्टर में या फिर फर्मेंटर में।
तो स्टेरिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है? फर्स्ट होता है इन सिचुएशन स्टेरिलाइजेशन। इसमें होता ये है कि बायोरिएक्टर में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट का जो मीडियम है ना, उसे डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद में पूरे सिस्टम को हीट किया जाता है अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर को रखा जाता है अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, इन सिचुएशन स्टेरिलाइजेशन के साथ में कुछ लिमिटेशन ये है कि ये जो है एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वेस्ट होता है। ठीक है, और अगर हमने इसे कुछ ज़्यादा ही बड़े बायोरिएक्टर में रखा है ना, बायोरिएक्टर के साथ में अप्लाई करने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे उस पूरे के पूरे सिस्टम को 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने में ही बहुत सारा समय लग जाएगा। अब 120 डिग्री सेल्सियस पे वो तकरीबन 20 मिनट तक है, तो वहाँ पे वाइटामिन्स और कुछ मीडियम कंपोनेंट्स के डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है इन सिचुएशन स्टेरिलाइजेशन का। अब देखते हैं कंटिन्यूस हीट स्टेरिलाइजेशन। इस टेक्निक में होता ये है कि जो खाली बायोरिएक्टर होता है, फर्मेंटर होता है, उसे पहले से ही प्रेशराइज्ड स्टीम से स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, जो कि अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस का होता है, और बहुत ही थोड़े समय के लिए किया जाता है। उससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक्सेस फॉर्म में, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो वो किल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मीडियम को भी, यानी जो मीडिया रहता है उसे भी हीट एक्सचेंजर से प्रेशराइज्ड स्टीम्स के थ्रू उसे पास किया जाता है, जिससे मीडियम भी स्टेरिलाइज हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इससे जो मीडियम कंपोनेंट रहते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए हमने इसे रखा है। इन सिचुएशन स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे इसे हम लोग 20 मिनट रख रहे थे, और यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए है, और कंटिन्यूस हीट स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी की वेस्टेज जो है वो कम है। ठीक है, नहीं के बराबर है। अब देखते हैं इनॉक्यूलेशन एंड सैम्पलिंग। इनॉक्यूलेशन और सैम्पलिंग में होता क्या है? इनॉक्यूलेशन और सैम्पलिंग, इसमें हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, इनॉक्यूलेशन मतलब जो भी ग्रोथ मीडियम हमने बायोरिएक्टर या फर्मेंटर में डाला है ना, उसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट जो है ऐड करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे ग्रोथ कर सके। इसी ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनॉक्यूलेशन। ठीक है, अब लेकिन जो इनॉक्यूलम है उसे हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियोस है उसमें हमने ये देखा है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला जो जीनोम होगा, जो अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जीनोम से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसे ही हम एज अ इनॉक्यूलम के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हाई यील्डिंग प्रोडक्शन स्ट्रेन होगा ऑर्गेनिज्म का, उसे ही लिया जाएगा स्टॉक कल्चर से, जो कि स्टोर्ड होता है डीप फ्रीज़र में, लाइफलाइज्ड फॉर्म में रहता है और स्टोर्ड होता है डीप फ्रीज़र में, और या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, प्रिजर्व होकर रहता है। ये क्वेश्चन भी बनाता है आपका कि जो इनॉक्यूलम है उसे कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? तो लाइफलाइज्ड कंडीशन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये कुछ MCQs आपके हो सकते हैं। ठीक है, और जो सैम्पलिंग है वो भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि जो फर्मेंटेशन के दौरान जो है सैंपल्स हम लोग रेगुलरली बेसिस पे जो है बायोरिएक्टर से निकालते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि वहाँ पे कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, और मेज़रमेंट करते हैं कि प्रोडक्ट सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, एरिएशन। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है आपका ऑपरेशन ऑफ कन्वेंशनल बायोरिएक्टर। तो एरिएशन क्या है? एरिएशन जो है बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, इसमें होता ये है कि हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को, और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बायोरिएक्टर से। ठीक है, तो ये एरिएशन होता क्या है? इसे हम लोग स्प्रैगर के थ्रू जो कि यूजुअली बॉटम में होता है बायोरिएक्टर के, उससे इंट्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटर के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये स्मॉल बबल्स जो हैं इसको उसका फॉर्मेशन करते हैं, और ये एयर जो है ये मीडियम में जाके
चले जाता है, ठीक है। तो जो बायोरिएक्टर रहता है उसमें अराउंड अगर हम लोग उसको 100% मानते हैं तो उसमें जो है लगभग 20% जो वॉल्यूम रहता है वो खाली रहता है, ठीक है। वो क्यों रहता है? वो हेड स्पेस के अंडर रहता है। और क्यों खाली रहता है? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो है एयर है वो वहाँ पे जम पाए, अगर इनकेस अगर फोम का भी फॉर्मेशन होता है तो वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये कैसे ये समझ सकते हैं कि बायोरिएक्टर में जो है जो वर्किंग वॉल्यूम रहेगा वो अराउंड 80% रहता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो भी अगर गैस बन रही है तो वो पास आउट हो सकता है एयर आउटलेट के थ्रू, जो कि उसके टॉप मोस्ट यानी कि हेड स्पेस पे रहता है। अब एरिएशन जो है वो भी कई तरीके के से हो सकता है। फर्स्ट है एयरलिफ्ट सिस्टम ऑफ एरिएशन, है ना। ये यानी कि स्पार्जिंग जो है ये इकलौता यानी कि एक टाइप है, इसी का टाइप है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो स्प्रैगर रहता है वो नीचे से एयर बबल्स फॉर्म करता है और अलाउ करता है कि नीचे से ऊपर तक वो ऑक्सीजन की जो है डिमांड जो है वो सप्लाई कर पाए, ठीक है। और स्टेयर्ड सिस्टम ऑफ एरिएशन में क्या होता है? जो एरिएशन कैपेसिटी रहती है, मतलब कि ऑक्सीजन को पहुंचाने की जो क्षमता रहती है वो स्टीयरिंग से जो है बढ़ जाती है। हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही देखा था कि जैसे ही हम लोग स्टीयरिंग करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मीडियम में बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जो है हम लोग मैक्सिमल इफ़िशियंसी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंसी के लिए अगर हमको फर्मेंटेशन में अचीव करना है तो उसमें हमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कुछ वेरिएबल्स की, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, एडिक्वेट मिक्सिंग, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोम फॉर्मेशन। इन सभी चीज़ों की हमें जांच करती रहनी पड़ती है ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो काफ़ी अच्छा हो। तो पीएच जो रहता है ये यूजुअली 5.5 to 8.5 रहता है बायोरिएक्टर में, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और अपने मेटाबोलाइट्स जो है वो मीडियम में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो मेटाबोलाइट रिलीज़ करते हैं उससे मीडियम के पीएच चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उस मीडियम के पीएच को हमें कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करना पड़ता है और मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑप्टिमम लेवल तक, ताकि जो हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो काफ़ी सही ढंग से चलता रहे, ठीक है। टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है। टेम्परेचर जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है गुड फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। अगर कम टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकते हैं ग्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो बायोरिएक्टर्स में जो टेम्परेचर है ना, वो उसे कंट्रोल करने के लिए हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को भी लगाया जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ये भी एक वेरिएबल है। ऑक्सीजन जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो इसकी जो कंटिन्यूस सप्लाई होती रहनी चाहिए कल्चर मीडियम में। ये जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है एयर को बाय इन द फॉर्म ऑफ बबल। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि स्प्रैगर के थ्रू हम जो है एयर को बायोरिएक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ एडिक्वेट मिक्सिंग, continuous and adequate mixing of microbial culture is also very necessity thing in fermentation process। तो इसके लिए हम लोगों की जो मिक्सिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? एजिटेशन के थ्रू, ठीक है। मिक्सिंग अगर प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूनिफॉर्म वे में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और जो कल्चर मीडिया वहाँ पे जा रहा है, मीडियम जा रहा है, उसमें भी वो अच्छा इफेक्ट यानी कि उसका कंजप्शन काफ़ी अच्छे से होता है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छे से फॉर्म होता है। न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन ये भी एक फैक्टर है। न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बायोरिएक्टर में थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज जो होना है ना, वो थोड़ा सा प्रिवेंटेड फॉर्म में रहता है। तो अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है न्यूट्रिएंट में, है ना, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है ना। मतलब कि
जो भी न्यूट्रिएंट अगर मीडियम में है और वो कम पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे एकदम ही कैलकुलेटेड वे में ही डाला जाता है, ताकि ना वो कम ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो भी एडवर्स वो इफ़ेक्ट आ सकते हैं, कम डाल देंगे तो भी एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो इससे भी हम लोग टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये पॉसिबल भी है कि हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन का। फोम फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि जो मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में, वो जो है प्रोटीन से भरा हुआ रहता है, बहुत ही रिच होता है प्रोटीन से, ठीक है। तो जब उसे एजिटेट किया जाता है और एरिएशन दिया जाता है तो उससे फोम का फॉर्मेशन होता है और वो हेड स्पेस पे जाके लग सकता है, वो वहीं पे बनता है। तो एंटी फोम केमिकल्स को भी थोड़ा सा यूज़ किया जाता है उन मीडियम्स में, जो जिससे कि जो बबल्स जो बन रहे हैं, जो फोम बन रहा है, वो कोलैप्स कर जाए। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल्स, ठीक है, लाइक सिलिकॉन और वेजिटेबल ऑयल जो हैं उन्हें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ एंटी फोम एजेंट्स, ठीक है। मैकेनिकल फोम कंट्रोलर डिवाइस भी होते हैं, ठीक है, जो कि लाइक मैकेनिकल फोम ब्रेकर्स, ये जो चीज़ें हैं ये टॉप में फिट कर दी जाती है बायोरिएक्टर में, ठीक है, जो कि फोम बबल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और वापस उसे फर्मेंटेशन मीडियम में डाल देते हैं। लास्ट पॉइंट है क्लीनिंग। इसमें जो है फर्मेंटेशन जो है जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हार्वेस्ट हो जाता है पूरा प्रोडक्ट, तो उसमें फर्मेंटर को या बायोरिएक्टर को पूरा का पूरा खाली किया जाता है अच्छे से, और उससे नेक्स्ट राउंड के फर्मेंटेशन के लिए पूरी अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। और इसे कंप्लीट करने में काफ़ी समय भी लगता है, ठीक है, लेकिन ये समय जो है काफ़ी जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि ये अगर उसमें ज़रा सा भी अगर कुछ रह गया, इनोक्यूलम का कोई सा भी पार्ट अगर रहेगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया, तो फर्दर जो नेक्स्ट फर्मेंटेशन होगा और वो अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए होगा तो वो उसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्लीनिंग जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर वाटर जेट्स के थ्रू जो है वो की जाती है, जिससे ये बायोरिएक्टर्स जो हैं वो साफ़ हो सकें, ठीक। Well, thank you for watching.